हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मेरा नाम पंकज जायसवाल है और मैं आपको इस समय विलियन चैप्टर क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, विलियन। तो विलियन चैप्टर पढ़ें, स्टार्ट करें। हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं उसमें आगे, लेकिन उसको स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना कि जिन लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब वीडियो चलेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसको दबा दें जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विलियन चैप्टर से हम लोग डिस्कस कर रहे थे विलियन के अणुसंख्य गुण। तो विलियन के अणुसंख्य गुणों में हमने अभी तक एक अणुसंख्य गुण पे चर्चा की है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आज हम दूसरे अणुसंख्य गुण की तरफ चलेंगे जिसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। हमने आपको पहले ही बताया है कि विलियन के 4 अणुसंख्य गुण होते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो आज हम चर्चा करेंगे क्वथनांक के उन्नयन पर। आज का हमारा वीडियो होगा क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन अंग्रेजी में कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक पे हमने पहले ही चर्चा की है कि जो क्वथनांक होता है या बॉइलिंग पॉइंट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, ये वह ताप है, फिर से बता दे रहा हूं, वह ताप है जिस पर किसी द्रव या विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जब किसी द्रव या किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो जिस ताप पे ये होता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अब जब आपने शुद्ध विलायक लिया था तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने पहले ही पढ़ा है, वाष्प दाब ज्यादा था, और जब उसमें अवाष्पशील पदार्थ घोलकर विलयन में परिवर्तित कर दिया तो वाष्प दाब घट जाता है, पहले से वाष्प दाब कम हो गया। अब वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए ज्यादा दाब बढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा ताप की भी आवश्यकता होगी। यानी कि जैसे ही शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील ठोस मिलाकर विलयन में परिवर्तित किया जाता है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से घट जाता है, फलस्वरूप विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। तो क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्लियर है? एक बार मैं इसको परिभाषित कर दूं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को घोलकर विलयन में परिवर्तित किया जाता है
विलयन का वाष्प दाब, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। फलस्वरूप विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से बढ़ जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन, इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से, कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब डेल्टा टीबी का मान क्या होगा आप बताइए? विलायक का क्वथनांक ज्यादा है कि विलयन का? जब विलायक को विलयन में हमने परिवर्तित किया तो क्वथनांक बढ़ गया, तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, विलायक का क्वथनांक कम है। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी कैसे आएगा? विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक मान लीजिए टी नॉट, ऊपर बी लगा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और विलाय माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, विलयन में एस लगा देंगे, और ये टी नॉट बी, टी नॉट का मतलब विलायक और एस का मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन। तो ये हो गया क्वथनांक का उन्नयन। ये तो हमने समझा कि क्वथनांक का उन्नयन है क्या चीज। अब यहां पे ये समझना जरूरी है कि कैसे ये एक विलयन का अणुसंख्य गुण है, क्योंकि विलयन का अणुसंख्य गुण तो वही होता है जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करे। तो देखते हैं ये विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है कि नहीं। अगर करेगा तभी तो विलयन के अणुसंख्य गुण कहेंगे इसको। तो पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब आपको मैं समझाता हूं कि किस तरह से क्वथनांक का उन्नयन विलयन का अणुसंख्य गुण है। चलिए देखते हैं। इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है। जब मैंने क्या बताया कि विलायक को विलयन में परिवर्तित करेंगे तो विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन का वाष्प दाब कम होगा। तो देखिए ये विलायक के लिए ग्राफ मान लीजिए ऐसा मिलता है, विलायक के लिए तो विलयन का वाष्प दाब थोड़ा सा नीचे आएगा, ये विलयन के लिए, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। यहां पे वायुमंडलीय दाब पे बराबर हो गया तो इसको पी नॉट मान लिया, और यहां पे देखिए ये जो करेस्पॉन्डिंग ताप है
है ना, इधर हमने टेम्परेचर लिया है, इधर वेपर प्रेशर लिया है। तो ये विलायक यहां पर आकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसका वाष्प दाब। तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग ताप होगा वो होगा विलायक का क्वथनांक। और देखिए विलयन यहां पर आकर बराबर होता है, तो विलयन का क्वथनांक ये हो जाएगा TSB। और ये जो अंतर है इसी को कहते हैं डेल्टा TB। अब देखिए यहां पे ये है विलयन का वाष्प दाब। तो ये जो डिफरेंस है, वैसे आपको ये बड़ा ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इस तरह होता नहीं है ना। इस ग्राफ को थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहो तो कर सकते हो। ये इस तरह से थोड़ा सा ऐसे जाता है ग्राफ। ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और ये इसका क्वथनांक डेल्टा TB। तो ये डिफरेंस जो है डेल्टा TB हो गया, और ये डिफरेंस, तो यहां से देखिए जो डेल्टा TB का मान है, यहां नीचे लगा देते हैं, डेल्टा TB का जो मान है वो है TSB माइनस TOB, है ना, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। और ये समानुपाती होता है इस अंतर के P0 माइनस PS के। भाई वाष्प दाब के हिसाब से तो क्वथनांक बढ़ता घटता है। अगर वाष्प दाब को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो क्वथनांक ज्यादा होगा। तो इसलिए ये अंतर और ये अंतर समानुपाती होते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए तनु विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है तनु विलयन के लिए? तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। तनु विलयन के लिए यही तो होता है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं स्मॉल n अपॉन कैपिटल W इंटू कैपिटल M, भार बटे अणुभार, अणुभार ऊपर चला जाएगा। अब देखिए शुद्ध विलायक के लिए अगर लें, विलायक के लिए, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब स्थिर होता है। जैसे जल आपने लिया तो जल का वाष्प दाब स्थिर होगा, या कोई और विलायक लेंगे तो उसका वाष्प दाब स्थिर होगा। और साथ ही साथ विलायक का अणुभार भी स्थिर होता है। अणुभार मतलब जल है तो 18 अणुभार है, वो बदल थोड़ी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब वाष्प दाब और अणुभार स्थिरांक होते हैं, स्थिर होते हैं। तो स्थिर मान को हटा दिया जाए तो का समानुपाती का निशान आ जाएगा। भाई स्थिरांक समानुपाती का निशान हटाते हो तो स्थिरांक आता है, स्थिरांक को हटाओगे तो समानुपाती का निशान आएगा। तो ये बचेगा यहां से P0 माइनस PS समानुपाती स्मॉल n अपॉन कैपिटल W। अब देखिए समीकरण 1 से P0 माइनस PS डेल्टा TB के समानुपाती है। तो डेल्टा TB समानुपाती हो गया स्मॉल n अपॉन कैपिटल W, और स्मॉल n का मान क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे, अगर नीचे है विलायक का भार, W है विलायक का भार, मान लिया हमने इसको किलोग्राम में लिया है, ठीक। तो देखिए डेल्टा TB विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है ना। चूंकि डेल्टा TB विलेय के
मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, अतः डेल्टा टीबी विलयन का एक अणुसंख्य गुण है, अणुसंख्य गुण है। तो क्लियर हो गया कि डेल्टा टीबी अणुसंख्य गुण है। अब ये जरा देखो, ये है क्या? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, इसे मोललता कहते हैं। तो डेल्टा टीबी का जो मान होगा वो मोललता के समानुपाती हो गया, मोललता के समानुपाती हो गया। अब यहां समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा, एक और नियतांक आएगा, इसे कहते हैं केबी इंटू मोललता। जहां पर केबी क्या है, जहां केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है, केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, जिसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब समझिए मेरी बात, विलायक की प्रकृति पर ही क्यों निर्भर करता है? जरा देखो, केबी, ये समानुपाती का निशान हटाया तब आया ना, और समानुपाती का निशान क्यों आया था? क्योंकि हमने पी नॉट और एम को स्थिर मान के हटा दिया था। पी नॉट क्या है? विलायक का वाष्प दाब। कैपिटल एम क्या है? विलायक का अनुभार। तो विलायक पर ही तो निर्भर करेगा भाई। ये जो दो राशियां आपने हटाई, ये किसकी थी? विलायक की थी। हटा के समानुपाती का निशान लगाया, तो फिर समानुपाती का निशान लगाओ, हटाओगे तो जो नियतांक आएगा वो भी तो विलायक का ही होगा। तो इसीलिए ये विलायक की प्रकृति पर ही निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसको परिभाषित कैसे किया जाए? देखिए, यदि मोललता एक हो जाए, एक कैसे होगी? यानी एक मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, एक मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हो, तो केबी का मान किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा टीबी के बराबर। यानी कि जब एक मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में विलीन किया जाता है, विलीन किया जाता है, तो विलयन के क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। स्थिरांक कहलाता है, मतलब कि केबी का मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? क्वथनांक के उन्नयन के बराबर है। कब? जब विलयन की मोललता 1 हो। तो केबी का यूनिट, तो केबी की यूनिट देखो, इसकी यूनिट तो डेल्टा टीबी बटे मोललता, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता या केल्विन प्रति मोललता
या केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये इसका मात्रक है। नोट कर लीजिए इसको पूरा। देखिए, केबी का मान ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि विलायक पर ही निर्भर करना है, तो विलायक से संबंधित है। तो केबी का मान अभी अगर कभी ज्ञात करना हो तो उसके लिए भी सूत्र है। केबी का मान, केबी का मान, तो देखिए केबी का मान निकाला जाता है एम आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, है ना। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी वाष्पन की एंथैल्पी परिवर्तन, वाष्पन का एंथैल्पी परिवर्तन। अब यहां देखिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बटे अणुभार, यह होता है गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेकिन यह कैलोरी प्रति ग्राम में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये m को नीचे ले आए तो ये बटे हो जाएगा, तो यहां पे LV हो जाएगा। तो KB का एक और मान हो जाएगा R TB नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV, जहां R गैस नियतांक है। अब ये कैलोरी में है तो इसका मान 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल होगा, है ना। और M जो है विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार। TB नॉट ये विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। उसके बाद क्या है, ये वाष्पन का एंथैल्पी परिवर्तन। भाई जब किसी चीज को वाष्पित करोगे आप तो गर्म करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा, ऊष्मा बढ़ रही है ना, पहले कम थी अब ऊष्मा बढ़ गई, तो जो परिवर्तन हुआ ऊष्मा में वही एंथैल्पी परिवर्तन है, उसी को कहेंगे वाष्पन की एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो केबी का मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। पहला सूत्र है MR TB नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और इसको और सरल करेंगे, M और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हटाकर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा एंथैल्पी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को लैटेंट हीट कहते हैं। तो गुप्त ऊष्मा वाष्पन की, इसको इंक्लूड, ये सूत्र ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये सूत्र कम इस्तेमाल होता है। तो कभी, क्योंकि विलायक का भाई जब जैसे कोई जल दिया गया, जल का आपको निकालना है, तो TB नॉट का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 केल्विन। LV का मान पता होना चाहिए आपको, R का मान आपको पता ही है। LV का मान अगर दे दिया जाए, है ना, तो आप यहां रखेंगे और KB का मान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने
क्वथनांक के उन्नयन पे चर्चा की। अब अगली क्लास में हम लोग हिमांक के अवनमन पे चर्चा करेंगे और फिर इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन एक वर्कशीट में दूंगा, फिर उस वर्कशीट पे डिस्कशन करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। अब मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।